प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। 27 फरवरी को है आप सभी लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर, जिसे हम लोग व्यवसायिक अध्ययन कहते हैं। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात करने वाले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। ये जो प्रश्न लिया गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आप लोग का डिस्टेंस व्यवसायिक अध्ययन का। प्रबंधन को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना जाता है। देखिए, प्रबंधन जो होता है डिस्टेंस को बहुआयामी अवधारणा क्यों मानते हैं, इस पर हम लोग आइए चलिए बात करते हैं। देखिए, बहुआयामी का मतलब होता है कई उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो बनाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रबंधन जो बनाया जाता है इसमें क्या होता है, योजना को शामिल किया जाता है, यानी योजनाओं को करना है आपको तब भी प्रबंधन करना होगा उसका पहले। यदि आप आयोजन कर रहे हैं तब भी आपको प्रबंधन चाहिए, यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं तब भी आपको प्रबंधन चाहिए, और यदि आपको किसी भी काम पर किसी भी संगठन पर नियंत्रण चाहिए तब भी आपको प्रबंधन चाहिए। तो उसके लिए डिस्कशन होता है क्या, विभिन्न पहलू इसमें शामिल होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो होता है वो संसाधनों, लोगों और प्रक्रियाओं का जो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है ना, उनका समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रबंधन में जो होता है वो कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें ग्राहक भी अपना जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ ही साथ जो शेयर धारक होते हैं एडोसेंस सहित जो विभिन्न जो हित धारक होते हैं के साथ जो है व्यवहार करना शामिल होता है। और इसके लिए जो होता है डिसीजन वो आर्थिक रूप से देखा जाए और सामाजिक रूप से देखा जाए और पर्यावरणीय कारकों की समझ की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्या कारकों की समझ की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, प्रबंधन जो होता है वो गतिशील होता है और लगातार विकसित हो रहा है, ठीक है ना। प्रबंधन जो है ऐसा नहीं कि अभी दिख रहा है बाद में नहीं दिखेगा, ये कंटिन्यूअसली है, गतिशील है और लगातार क्या है, विकसित हो रहा है ना। लगातार ये क्या है, विकासशील है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए बदलती जो बाजार स्थितियां हैं और तकनीकी प्रगति पर जो है प्रतिक्रिया करने के लिए जो एडोसेंस वो अनुकूल रूप से और लचीलेपन की भी इसमें आवश्यकता होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रबंधन है जो वो बहुआयामी प्रकृति के साथ ही साथ जो है जटिलता और आज के जो माहौल है चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें भी वो जो है अपने महत्वपूर्ण रूप से कार्यों को करने में सफल रहा है, ठीक है ना। कौन, प्रबंधन की जो बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन के दो सिद्धांतों की व्याख्या करें। वैज्ञानिक प्रबंधन के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेडरिक जो ट्रेलर थे, विकसित उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था वैज्ञानिक प्रबंधन, दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। और वो दो प्रमुख सिद्धांत कौन है, आइए हम लोग उस पर अब चर्चा करते हैं। पहला देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया, समय और गति का अध्ययन। समय और गति का अध्ययन देखिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत में क्या किया गया, श्रमिकों को कार्य को पूरा करने के लिए देखा जाए तो आवश्यक समय और गति का विश्लेषण और माप करना शामिल है, ठीक है ना। तो समय और गति का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे कुशल तरीकों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। भाई जाहिर सी बात है, सबसे कुशल जो कार्य की कार्य क्षमता जब आपके अंदर विकसित होगी तभी ना आप क्या कर पाएंगे समय का, तभी आप समय मतलब को बचा पाएंगे और उस समय पर अपना कार्य कर पाएंगे, या कम समय में ज्यादा दक्षता से आप काम कर पाएंगे। और अनावश्यक आंदोलनों को समाप्त करके और संगठन उत्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं, बर्बादी को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। समय और गति का अगर सही से कॉम्बिनेशन बैठ गया तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए तथ्य होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में देखा जाए तो प्रमुख सिद्धांतों में पहला सिद्धांत समय और गति का प्रबंधन। दूसरा क्या है, मानवीय मानकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाएं। मानकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंधन देखा जाए तो कार्य प्रदर्शन में स्थिरता बहुत जरूरी होती है और साथ ही साथ गुणवत्ता, ये दोनों सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। और ये प्रक्रियाएं जो है सर्वोत्तम प्रथाओं पर की स्थापना पर विशेष रूप से ये अपना जोर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कामों को क्रियान्वित करते हैं, और इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, डिस्टेंस की उत्पादन में भिन्नता को क्या करना, कम करना, और उत्पादन में एकरूपता को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। उत्पादन में भिन्नता को कम करना और उत्पादन में एकरूपता को बढ़ावा देना, जिससे कि जो दक्षता प्रभावशीलता के साथ उसमें सुधार भी हो,
अतः देखा जाए तो ये सिद्धांत भी देखा जाए तो प्रबंध प्रथाओं को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी संगठनात्मक रणनीति को ये मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रभावित भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों ना बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, नियमों को योजना क्यों माना जाता है। नियमों को योजना क्यों माना जाता है, ये प्रश्न है हम लोग का। नियमों को योजना क्यों माना जाता है, तो आइए चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए नियमों को देखा जाए तो ये योजना मानना चाहिए, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे मार्गदर्शन, व्यवहार और निर्णय लेने के लिए देखा जाए तो एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। और नियम भी जो होते हैं वो भी देखा जाए तो योजना का ही एक भाग होते हैं। ठीक है ना। स्पष्ट अगर देखा जाए तो इसमें अपेक्षाएं जो होती हैं वो स्पष्ट होती हैं और सीमाएं स्थापित करना और नियम व्यक्तियों और समूहों को संभावित चुनौतियां और अवसरों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयार होने में मदद करते हैं। ठीक है। एक योजना की तरह अगर देखा जाए तो नियम भी जो होता है विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो होता है आवश्यक कदमों और कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी काम को लेकर, किसी भी एक्टिविटी को लेकर जब आप नियम बनाते हैं तो उस नियम के पीछे भी क्या होता है, एक विशेष प्रकार के लक्ष्य होते हैं, उसमें उद्देश्य रखा जाता है। एक ऐसी कार्यों को मिलाकर वो रूपरेखा उनकी तैयार की जाती है जिस तरीके से कि योजना में भी वही काम किया जाता है। ठीक है। चाहे वो समाज में हो, व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, चाहे कार्यस्थल में सुरक्षा स्थापित करने की बात हो, या किसी खेल में जो बात हो गई, तो सभी भी जहां पर भी आप जिस भी एक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से ही आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है उनका रोड मैप तैयार किया जाता है और जो अनिश्चित दुनिया में देखा जाए तो दिशा और पूर्वानुमान की जो भावना होती है डिस्टेंस, उससे जो है वो उनको क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है हम लोग का, संगठन जो होता है प्रक्रिया के 3 चरण लिखिए। संगठन प्रक्रिया के जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है ड्यूरेशंस, उसके कौन कौन से 3 चरण हैं उन पर चाहिए चलिए हम लोग वार्तालाप करते हैं। देखिए संगठन प्रक्रिया के 3 चरण देखा जाए तो देखिए पहला चरण जो होता है इसमें क्या होता है, योजना। संगठन में देखिए योजना बहुत जरूरी होता है। अगर देखा जाए तो इस चरण में क्या होता है डिसीजन, संगठन प्रक्रिया के दायरे और उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, कि भैया संगठन जो बनाया गया उसके दायरे क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, किस उद्देश्य से जो है ये संगठन प्रक्रिया बनाई गई है, तो इसका योजना शामिल होता है। ठीक है। संसाधनों की इसमें मुख्य रूप से पहचान भी की जाती है और समय सीमा इनका निर्धारित करना होता है कि भैया कितने समय सीमा में क्या हम लोग को प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है, और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो होता है डिस्टेंस योजना बनाना भी इसमें शामिल होता है। ठीक है ना। और योजना यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि संगठन प्रक्रिया अच्छी तरह से संचालित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और जो परियोजना होता है या जो योजना होता है वो पूरे लक्ष्यों को केंद्रित करता है ना, पूरे लक्ष्यों पर उसका ध्यान जो होता है वो केंद्रित होता है। तो इस तरीके से ये जो होता है अपना कार्य जो है आगे निष्पादित करता है। जब आगे बढ़ता है तो सेकंड चरण की ओर जब हम लोग बढ़ते देखिए तो यहाँ पर फिर क्या आता है, आप लोग को निष्पादन मिलेगा। देखिए इस चरण में क्या होता है, योजना को क्रियान्वित किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, योजना तो बन गया तो अब उसका निष्पादन कीजिए, यानी कार्य सौंपे जाते हैं। ठीक है ना, संसाधनों को जो है आवंटित किया जाता है, जो काम सौंप दिया गया भैया फलाने जो है आप ये काम कर दीजिएगा, ठिकाने जी ये काम कर दीजिएगा, और आपको ये काम करने के लिए मैं ये व्यवस्था भी दे रहा हूँ, मैं ये सुविधा भी दे रहा हूँ। तो जो भी संसाधन रहेंगे वो उनको क्या किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, यानी उनको बांट दिया जाएगा और योजना के अनुसार जो है संगठन प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। और इस चरण में देखा जाए तो समन्वय बहुत जरूरी होता है, संचार बहुत जरूरी होता है और प्रगति की निगरानी रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना। और प्रक्रिया तभी जो होती है वो प्रभावशाली ढंग से काम करता है और कुशलता से वो जो आपका योजना होगा वो सही मामलों में निष्पादित हो पाएगा या फिर वो क्रियान्वित हो पाएगा। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए दोनों बातें तो हो गई, तो योजना बन गया, निष्पादन भी हो गया। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की जो हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है आप लोग का मूल्यांकन। ठीक है। तो एक बार संगठन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसका इसके प्रभावशीलता का क्या मूल्यांकन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये कितना जो बनाया गया संगठन ये कितना ज्यादा प्रभावशाली है, चलिए इसका भी थोड़ा सा मूल्यांकन कर ही लिया जाए। ठीक है ना, ये बहुत मायने रखता है। इस चरण में देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो परिणामों का आकलन किया जाता है, सुधार के लिए किसी भी क्षेत्र की पहचान करना बहुत जरूरी होता है और सीखे गए सबक को शामिल करना भी शामिल होता है इसमें। ठीक है ना।
और मूल्यांकन क्या होता है डिस्टेंस की यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संगठन प्रक्रिया में जो है प्रक्रिया ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है कि नहीं किया है। और भविष्य की परियोजनाओं के लिए जो है मूल्यवान जो है अंतर्दृष्टि प्रदान करने का काम जो होता है वो मूल्यांकन का ही होता है। आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं जो या बड़े बच्चों की बात करें तो आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोग को, आपको ट्वेल्थ का रिजल्ट मिलेगा, वो बहुत मायने रखेगा। तो देखिए आप ट्वेल्थ में पढ़े अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो बताइए कैसा लगेगा। तो मूल्यांकन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। मूल्यांकन के बेस पर जो होता है पूरी जो कार्यशैली होती है वो निर्धारित होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक घटक होता है। और संगठन प्रक्रिया को सुनियोजित करना और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना और लगा करना इसका जो है महत्वपूर्ण रूप से लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्या था प्रश्न आप लोग का, नियमों की योजना, नियमों को जो है योजना क्यों माना जाता है। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो नहीं चौथा पॉइंट, संगठन प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण कौन कौन थे। तो पहला योजना आ गया, दूसरा क्या था निष्पादन था, और तीसरा जो था मूल्यांकन था, ठीक है। तो सभी जो थे एक से बढ़कर एक प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। डियर स्टूडेंट्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला और भी है। तो मिलते हैं हम लोग आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा तो यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, और समन्वय का क्या अर्थ है ये हम लोग वहां से लेके डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक काम जरूर कीजिए कि इस सेशन का लाभ खुद भी उठाइए और दूसरों को जो है इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।